रखी है उनके बारे में हम जिक्र करते हैं। तो पहले आपको बताता हूं आईजीजी के बारे में। तो बेटा पहले हम किसके बारे में देखते हैं, आईजीजी के बारे में। आईजीजी क्या होता है? आईजीजी जो होता है वो मोस्ट कॉमन, यानी सबसे ज्यादा कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन पाई जाती है बच्चे, वो होती है आईजीजी, यानी सबसे ज्यादा एंटीबॉडी कौन सी पाई जाती है, आईजीजी पाई जाती है। बच्चे ये टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन का, जितनी टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन बॉडी में होती है उसका लगभग 75 से 80% ऑफ टोटल एंटीबॉडी, टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन का लगभग 75 से 80% कौन सी पाई जाती है, आईजीजी पाई जाती है। ठीक है बच्चे, आईजीजी जो है इसका जो लाइफ स्पान है, आईजीजी का जो लाइफ स्पान है वो लॉन्गेस्ट होता है, यानी सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट जो लाइफ स्पान है वो कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन अर्थात एंटीबॉडी का होता है, तो आंसर आईजीजी का होता है। वो लगभग कितना होता है, 23 डेज के अप्रोक्सीमेट होता है। तो 23 डेज जो लाइफ स्पान है वो किसका होता है, आईजीजी का होता है। आईजीजी एकमात्र ऐसी एंटीबॉडी है विच क्रॉस द प्लेसेंटा, जो प्लेसेंटा से क्रॉस कर जाती है और फीटस को पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, पैसिव। तो ये एकमात्र ओनली सिंगल इम्यूनोग्लोबुलिन विच क्रॉस प्लेसेंटा, जो किसको क्रॉस कर जाती है, प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है, उसे कौन सी होती है, आईजीजी होती है। समझा बच्चे। और ये कौन सी इम्यूनिटी देती है, तो जो इम्यूनिटी हराम की मिल जाए, बिना मेहनत करे मिल जाए, ऐसी इम्यूनिटी को पैसिव कहते हैं। तो ये पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, जिसमें तुम्हें कुछ करना पड़ता हो या तुम्हारे इम्यून सिस्टम को कुछ करना पड़ता हो, वो एक्टिव इम्यूनिटी होती है। और जो रेडीमेड बनी बनाई मिल जाए, जैसे माँ बाप की प्रॉपर्टी है, वो क्या कहलाती है, पैसिव। तुम कमाओगे तो एक्टिव, और घर वालों का ले लो तो क्या है, पैसिव। दहेज मिल जाए वो पैसिव, तुम तो दहेज ले लोगे, सीएचओ की तैयारी कर ही रहे हो, बहुत जल्दी लिखा लेना अपनी गाड़ी के आगे सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, और उसके बाद आप शुरू कर देना दहेज का प्रोग्राम। तो ये जो पैसिव इम्यूनिटी है, समझ आया बच्चे, कौन सी देती है, आईजीजी देती है। आईजीजी के बाद हम अगली इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सी पढ़ते हैं, आईजीएम। कौन सी पढ़ते हैं बेटा, आईजीएम। आईजीएम क्या होती है, आईजीएम सबसे पहले इंटरेक्ट करती है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर मेरी बॉडी के अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है तो सबसे पहले उससे जो इंटरेक्ट करने वाली एंटीबॉडी है कौन सी होती है, आईजीएम होती है। तो आईजीएम इज द फर्स्ट एंटीबॉडी विच इंटरेक्ट विद, जिसका सामना किससे होता है, आंसर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मेरी बॉडी में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले कौन सी एंटीबॉडी उससे मुलाकात करती है, आंसर आईजीएम। इसलिए इसे हम क्या मानते हैं, दैट इज प्राइमरी रेस्पॉन्स। तो ये हमारा प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स होता है, याद रखिएगा। आईजीएम हमारा कौन सा रेस्पॉन्स बनाती है, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स बनाती है, यानी सबसे पहले यही मिलती है। क्लियर बच्चे। इसे नेचुरल एंटीबॉडी कहते हैं। ये एक मैं जो पॉइंट बोल रहा हूं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आईजीएम को क्या कहते हैं बेटा, नेचुरल एंटीबॉडी कहते हैं, या इसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है किसको, आईजीएम को। क्लियर बच्चे। तो आईजीएम का एक खास कैरेक्टर और है कि ये सबसे बड़े साइज की एंटीबॉडी होती है। तो आप ये मान सकते हो कि लार्जेस्ट साइज होता है। लार्जेस्ट साइज कौन सी एंटीबॉडी का होता है, आईजीएम का होता है। क्लियर बच्चे। और आईजीएम का जो लाइफ स्पान है, आईजीएम का जो लाइफ स्पान है वो 5 दिन तक होता है। कितना होता है, 5 डेज होता है। और इससे पहले वाली जो बताई थी वो कितनी थी, आईजीजी, वो 23 दिन तक जीती है। और इसका कितना होता है, ओनली 5 डेज। वो बनाती है 75 से 80%। और ये कितना बनाता है बच्चे, आईजीएम टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन का 5 to 10% होती है। तो जितने भी बॉडी में इम्यूनोग्लोबुलिन है उसका 5 to 10% कौन सी होगी बच्चे, आईजीएम होगी। आई होप आपको मैंने जितनी चीजें बताई वो सब आपको समझ में आ रहा होगा कि आईजीएम के बारे में हमने कौन कौन सी चीजें देखी हैं, कि सबसे पहले तो यही सबसे पहले इंटरेक्ट करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, इसे प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स बनाती है, या इसे फर्स्ट लाइन डिफेंस कहते हैं। ये नेचुरल एंटीबॉडी है, इसका साइज सबसे बड़ा है, इसका लाइफ स्पान 5 दिन होता है, और ये टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन अर्थात एंटीबॉडीज का 5 से 10% होती है। कितनी होती है, 5 to 10%। आई होप आपको इतना समझ में आ गया बच्चे। तो ये जो चीजें मैं बता रहा हूं किसके लिए बताई मैंने, आईजीएम के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं आईजीए, जिसके बारे में आप बैठे हो। आईजीए क्या होता है, आईजीए सेकंड मोस्ट कॉमन है आईजीजी के बाद। ये बात याद रखना, मोस्ट कॉमन कौन सी बताइए, आईजीजी। उसके बाद सेकंड मोस्ट कॉमन कौन सी है, सेकंड मोस्ट कॉमन एंटीबॉडी होती है आईजीए। कौन सी होती है, आईजीए। आईजीए कहां प्रेजेंट होता है बच्चे, आईजीए जो है वो प्रेजेंट कई जगह होती है, जैसे कि ब्लड में प्रेजेंट होती है, लिम्फ में प्रेजेंट होती है, बॉडी के सीक्रेशंस में भी प्रेजेंट होती है। बॉडी के कौन कौन से सीक्रेशन में होती है, सलाइवा के अंदर होती है, टीयर्स के अंदर होती है, और मिल्क के अंदर होती है। इन सब में पाई जाती है आईजीए। सबसे पहली बात ये कहां बता रहा हूं मैं, एक तो ये ब्लड में होती है, एक ये बेटा कहां होती है, लिम्फ के अंदर होती है, और ये बॉडी के जो सीक्रेशंस हैं उनके अंदर पाई जाती है। बॉडी के सीक्रेशन कौन कौन से बता रहा था मैं, ये टीयर्स में पाई जाती है, ये सलाइवा में पाई जाती है, और ये मिल्क में पाई जाती है। ये कौन सी एंटीबॉडी है, आईजीए है। ठीक है बच्चे। ये क्योंकि सीक्रेशंस के अंदर पाई जाती है इसलिए आईजीए को सीक्रेटरी इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं। तो सीक्रेटरी इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सी होती है बेटा, आईजीए होती है। तो आईजीए के बारे में मैंने आपको जो चीजें बताई आपको समझ आ रहा होगा। तो ये सारी चीजें जैसे ब्लड है, लिम्फ है, बॉडी के सीक्रेशन है, इन सब में पाया जाता है कौन, आईजीए। आई होप आपको आईजी के बारे में सबको समझ में आ गया होगा। तो ये अब इसके बाद और कौन सा है, आईजीडी। अब आईजीडी कौन सी होती है, आईजीडी जो है वो बहुत कम पाई जाती है, लगभग ना के बराबर होती है, पर होती है कितना, 0.5%। 0.5% होती है टोटल एंटीबॉडीज का। जितनी भी बॉडी में टोटल एंटीबॉडी है उनका कितना परसेंट होता है, 0.5% होता है कौन, आईजीडी। आईजीडी बहुत कम अमाउंट में पाया जाता है, और ये कहां पाया जाता है, लिम्फ के अंदर और ब्लड के अंदर पाया जाता है कौन, आईजीडी। आईजीडी का कोई एग्जैक्ट फंक्शन नहीं पता, एग्जैक्ट फंक्शन तो इसका अननोन है, बट फिर भी ऐसे कहते हैं कि दैट इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ इमेच्योर बीटा सेल। ये इमेच्योर बीटा सेल के ऊपर पाई जाती है एज ए रिसेप्टर। तो ये मान के चलिए कि ये कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। कौन सी प्रोवाइड करती है, इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। कौन सी वाली, आईजीडी। तो हमने इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं तो वो सब मैंने आपको इसमें बता दिए, जितने भी क्वेश्चन बनते थे वो भी आपके सामने है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आंसर आसान था, आंसर तो आसान था, पर इसके साथ जो बाकी के ऑप्शन थे मैंने उनको भी डिस्क्राइब किया है, और इस उम्मीद से डिस्क्राइब किया कि आपको समझ में आ रहे हो। तो आपके पास कॉपी है, पेन है, नोट्स बना लीजिए, लिख लीजिए, काम आपको आते रहेगा। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था क्लास सिर्फ लाइव रहती है, तो आप बेटर है इस भरोसे मत बैठना कि क्लास बाद में देखोगे या बाद में नोट्स बनाओगे, साथ के साथ बनाते जाइए, ये बड़ा अच्छा है। ठीक है बच्चे। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रहा, फटाफट क्वेश्चन को पढ़े और आंसर करें। रहमान मुझे पता है बेटा आईजीजी, पर उसमें ऑप्शन में 4 ही थे, 5 नहीं थे। मैंने ऑप्शन समझाए, एक्सेप्टेड है, ऐसे तो बहुत सारे राइट। तो 5 में आपको वो तो बताऊंगे, मैं राइट लिखते जा रहा हूं, राइट बार बार नहीं लिखूंगा, तो राइट में एक बार लिख देता हूं, राइट मेडिसिन, राइट डोज, राइट मेडिसिन, राइट डोज, राइट पेशेंट। समझ आ रहा है बच्चे, राइट टाइम, राइट रूट, राइट डॉक्यूमेंटेशन एंड राइट रीजन। क्यों लगा रहे हो ये भी क्लियर होना चाहिए। तो ये सारी चीजें राइट होनी चाहिए। ये 7 राइट है जिन्हें आज के टाइम पर इंजेक्शन के लिए काम में लिया जाता है। 7 राइट आपके सामने लिखे हुए हैं, आपने कहा कौन कौन से, राइट मेडिसिन है, इसके बाद राइट डोज है, राइट पेशेंट है, राइट टाइम है, राइट रूट है, राइट डॉक्यूमेंटेशन है और राइट रीजन है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपके बच्चे। तो 7 राइट मैंने आपके लिख दिए हैं, ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा।
अगला क्वेश्चन, देखो टाइम बहुत कम है और क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, तो काफी लंबी क्लास चलने वाली है, तो आराम से खाना वाना साथ लेके बैठ जाओ, क्योंकि आज बहुत लंबी क्लास होगी। ये मैंने लिखा था महाकुंभ है एमसीक्यू का। अब बेटा कोई बात नहीं, गलत हो गया तो फटाफट क्वेश्चन का आंसर करो। ये तो देखो सबको पता है, क्वेश्चन तो बस ये पूछना चाह रहा था कि इंट्राडर्मल जो इंजेक्शन है वो कौन से एंगल पे लगाते हैं। ये आपको पता है कि इंट्राडर्मल इंजेक्शन यानी बीसीजी जो है उसका रूट क्या होता है, आईडी होता है। इंट्राडर्मल रूट होता है किसका बेटा, बीसीजी का। क्लियर। अब बीसीजी का रूट इंट्राडर्मल है तो बीसीजी के अलावा और भी इंजेक्शन होते हैं। जैसे कि बात करें आईएम इंजेक्शन जो होता है उसका रूट क्या होता है, आईएम इंजेक्शन का रूट 90 डिग्री होता है, ये आपको पता होगा। सीधा लगाते हैं इंजेक्शन को, यानी आईएम कितने पे लगता है, 90 डिग्री पर। क्लियर है। सब क्यूटेनियस कितने पे लगेगा, सब क्यूटेनियस लगता है लगभग 45 डिग्री पर। कितने पे लगता है, बाकी सर ने आपको बताया होगा, नरेश सर ने, वो भी आप एक बार देख लेना। मैं वो बता रहा हूं जो यूजुअली आप सुन रहे हो और काम में लेते हैं कि सब क्यूटेनियस कितना है, 45 डिग्री पे लगता है। ये जो आईवी का इंजेक्शन लगाते हैं वो कितने डिग्री पे लगाते हैं, लगभग 25 डिग्री पे लगाते हैं। और जो आईडी का लगाते हैं वो कितने पे, 10 से 15 डिग्री पे लगाते हैं। तो इंट्राडर्मल जो वैक्सीन है या कोई इंजेक्शन है वो कौन से एंगल पे लगाया जाता है, वो 10 से 15 पे लगाया जाता है। क्योंकि एक्चुअल में इंट्राडर्मल आप लगाते कहां, एपिडर्मिस के अंदर। एपिडर्मिस से इंट्राडर्मल में लगाए हो ना, तो वो थोड़ा एंगल करना पड़ेगा कम, तो कितना है, 10 से 15 डिग्री के एंगल पे लगाना होता है। कौन सा, इंट्राडर्मल। अब बीसीजी वैक्सीन के बारे में बात कर रहे हैं तो लेफ्ट अपर आर्म पे लगाया जाता है, ये बात याद रखिएगा। लेफ्ट अपर आर्म पे लगाते हैं बीसीजी वैक्सीन को, और बीसीजी वैक्सीन लगाने के बाद छोड़ देते हैं और पेप्यूल का वेट करते हैं कि पेप्यूल आया या पेप्यूल नहीं आया। पेप्यूल के बारे में लास्ट क्लास में क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया था, वो पेप्यूल के बारे में क्वेश्चन था कि पेप्यूल कब बनता है और कब कितने साइज का बनता है। 4 से 8 mm का बनता है बच्चे पेप्यूल, ये जो पेप्यूल है, और वो बीसीजी वैक्सीन के बाद बनता है। बन जाए तो ठीक, नहीं भी बने ना तो ये मान लेना कि वैक्सीन लग चुकी है। बीसीजी कभी रिपीट नहीं करते और मैक्सिमम बीसीजी 1 साल तक लगा देते हैं, उसके बाद बीसीजी नहीं लगाते। समझ आए बच्चे। तो ये सारी चीजें जो मैंने बताई हैं, अब इसके हिसाब से आपको आंसर मिल गया। इंट्राडर्मल लगेगा कितने पे बेटा, 10 से 15 डिग्री। कितने लगेगा, 10 से 15 डिग्री। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा, फटाफट क्वेश्चन पढ़ें और आंसर करें। डेनवर डेवलपमेंट स्क्रीन टेस्ट के अंदर क्या क्या चीजें असेस की जाती हैं, तो आप फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर करें सब लोग। बहुत बड़े सालू ने कहा सी, अनिल ने कहा सी, भवन लाल ने कहा बी, रेखा ने कहा सी, संजू सी, दुर्गेश सी, भरत सी, गुड, राज का भी सी है, क्रेजी बॉय का बी, मुकेश का डी। बहुत अच्छे, गुड। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक बात समझिए कि डेनवर क्या होता है। डेनवर डेवलपमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट जो है ये मोस्ट कॉमन यूज्ड है, यानी सबसे ज्यादा यूज होने वाला डेवलपमेंट स्क्रीनिंग के लिए जो टेस्ट होता है कौन सा होता है, डेनवर डेवलपमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। समझ आए बच्चे। इसे कब तक काम में लेते हैं, पॉइंट टू पॉइंट सुनते जाना। बर्थ से लेकर 6 साल तक की एज के लिए इसको काम में लिया जाता है। किसको, डेनवर डेवलपमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट। पहली चीज के लिए बच्चे, ये जो इस टेस्ट है इसको परफॉर्म करने में 10 से 20 मिनट का टाइम लगता है। इसको टोटल टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए 10 से 20 मिनट का टाइम लगेगा, जो मोर देन सफिशिएंट है। क्लियर है। और इस टेस्ट को मल्टीपल लैंग्वेज में कर सकते हैं। इसके अंदर क्या क्या चेक करते हैं, सबसे पहले फाइन मोटर मूवमेंट चेक होते हैं, फाइन मोटर के बाद ग्रॉस मोटर चेक होता है, फाइन मोटर चेक होता है, ग्रॉस मैटर चेक होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट चेक होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट चेक होता है, और एक सोशल स्किल चेक होती है। तो सोशल स्किल चेक होती है। तो बच्चे एक बात समझ लीजिए, ये 4 चीजें चेक करते हैं डेनवर के अंदर। ये 4 चीजें चेक करते हैं डेनवर के अंदर। कौन कौन सी, फाइन मोटर है, ग्रॉस मोटर है, लैंग्वेज है और सोशल स्किल है। अब क्योंकि फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर किसके अंदर आते हैं, फिजिकल एक्टिविटी के अंदर। किसके अंदर आते हैं, फिजिकल के अंदर। तो क्योंकि फाइन मोटर ग्रॉस मोटर फिजिकल के अंदर आते हैं, तो एक तो क्या हो गया फिजिकल और एक क्या हो गई सोशल स्किल। तो फिजिकल और सोशल स्किल एक्टिविटी का पता लगाता है कौन सा टेस्ट, डेनवर टेस्ट। तो अपने आप इसका आंसर बच्चे क्या जाएगा, अब तो आपको समझ में आया इसका आंसर क्या जाएगा। इसका आंसर, क्योंकि फाइन मोटर ग्रॉस मोटर इज द पार्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, सो एक तो फिजिकल एक्टिविटी चेक होगी और एक सोशल एक्टिविटी चेक होगी। तो आंसर इज बिकम सी, टू असेस द सोशल एंड फिजिकल एक्टिविटी, टू असेस द सोशल एंड फिजिकल एक्टिविटी। तो आंसर बच्चे अपने आप क्या हो गया इसका, सी। जिसने आपको आंसर सी में दिया था वो आपको याद रखना, ठीक है बच्चे, गुड। सबने आंसर देखा। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रहा, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रहा। फटाफट क्वेश्चन को देखें एक बार, जल्दी करें बेटा। गणपत भाटी, जितने थे ना उतने बहुत हैं, इतने आएंगे एग्जाम में। सी एच पढ़ के सी एच मत देना, नहीं होगा। नर्सिंग पढ़ के सी एच लिखना, हो जाएगा। रिजल्ट भी आ जाएगा, जो रिजल्ट निकल रहा है, ये जो रिजल्ट निकल रहा है ना सामने, A nurse is providing instruction to new mother regarding the psychosocial development of newborn। इतना बड़ा क्वेश्चन है, इतना बड़ा आंसर नहीं है इसका, और ना इसका इतना बड़ा, ये क्वेश्चन बड़ा फ्रेम किया गया है। यूजिंग एरिक्सन साइकोसोशियल डेवलपमेंट थ्योरी, यूजिंग एरिक्सन साइकोसोशियल डेवलपमेंट थ्योरी द नर्स वुड इंस्ट्रक्ट द मदर। मां को नर्स क्या इंस्ट्रक्ट करेगी, ध्यान सुनना बच्चे, क्या इंस्ट्रक्ट करेगी। वो ये कहेगी, क्या आप सब बच्चे भी आंसर दे रहे हो, एंटीसिपेट द नीड ऑफ न्यूबॉर्न इन्फेंट। वो कह रहा है कि मां को बोलो कि आप अंदाजा लगा लेना कि बच्चे को भूख लग रही है, अंदाजा लगा लेना, और नहीं लग रही हो तो, अगर भूख नहीं लग रही हो तो ओवरफीडिंग करोगे, ओवरफीडिंग करोगे क्या। तो बच्चा ये कैसे सीखेगा कि मांगने पर चीजें मिलती हैं। नहीं, दुनिया में कोई भी चीजें मांगने पर मिलती है ना, तो बच्चे को भी ये पता लगना चाहिए कि चीजें जो हैं वो मांगने पर मिलेंगी, अंदाजा नहीं लगाएगी मां। ब्रेस्ट फीडिंग भी ऑन डिमांड होता है, ब्रेस्ट फीडिंग का जो रूल है वो ऑन डिमांड, और ऑन डिमांड बच्चा सो कैसे करता है, रोकर चिल्लाकर, ऐसे तो करता है ना। तो अगर एंटीसिपेटेड मान लिया तो भाई बी वाले तो बहुत बुरे गलत हो, समझ आए। चलो बहुत बढ़िया। अब मैं देखता हूं डी क्या कह रहे हैं बच्चे, अटेंड द न्यूबॉर्न इन्फेंट इमीडिएटली आफ्टर क्राइंग। अगर बच्चे को रोते ही तुरंत आपने अटेंशन दे दिया तो बच्चे को अटेंशन सीकिंग बिहेवियर बन जाएगा। बच्चा बार बार रोएगा आपकी अटेंशन लेने के लिए, आप उसे गोदी में ले लोगे, गोदी में लेके हिलाते रहोगे, तो बात वही है कि बच्चे की बिहेवियर डिसऑर्डर डेवलप हो जाएंगे, कि बच्चे में अटेंशन सीकिंग और सेंटर में रहने की जो क्षमता है और जो इच्छा है वो प्रबल हो जाएगी। तो आप ये मत मानिएगा कि अटेंड द न्यूबॉर्न इमीडिएट रोने के बाद बच्चे को अटेंड नहीं करना है, बच्चे को इंटेंशनली अवॉइड करना है, निगाह भी बच्चे पे रहे और बच्चे पे चले, अब ध्यान दे। तो आंसर इसका क्या गया, डी भी गया।
तो दोनों चले गए, बहुत बढ़िया। मनीष मीना, सी इज करेक्ट, 100% सर जी। जो लो, अवॉइड द न्यूबॉर्न इन्फेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 मिनट ऑफ क्राइंग। अवॉइड नहीं करना है, इंटेंशनली अवॉइड करना है। अवॉइड करने का मतलब बच्चा रो रहा है तुम बाथरूम में बैठे हो, बच्चा रो रहा है तुम सब्जी लेने चले गए, ऐसा नहीं करना है, इंटेंशनली अवॉइड करना है। तो आंसर क्या चला जाएगा, आंसर क्या कट गया, सी। तो आंसर है ए। क्या आंसर है, ए। समझ आया बच्चे, ये तो सीएचओ है इसलिए तुम्हें इतना ज्यादा आसानी से अंदाजा लग रहा है। अगर ये नॉट सेट का एमसीक्यू होता ना और मैं सॉल्व करवा रहा होता, 99% तो वैसे घूमते रहते। अब सबका आंसर ये है, नहीं ऐसा ही होता है, कोई बात नहीं। आंसर क्या है, अलाउ द न्यूबॉर्न इन्फेंट टू सिग्नल इन नीड। मां को बोलो कि पहले उसे सिग्नल देने दे, किसका, उसे जो जरूरत है। बच्चे को भूख लगी तो रोने दो, रोएगा तो लगेगा भूख लग रही है। तो जब वो मांगना सीखेगा तभी तो हम देना सीखेंगे। तो उसको आप ये बोलो क्या बच्चे को कोई भी अपनी जरूरत का सिग्नल देने के लिए आजाद छोड़ो। समझ आया बच्चे, तो आजाद छोड़ेगा तभी तो पता चलेगा। तो आंसर क्या बेटा, ए। क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रहा। सर इस बार ऐसा लेवल बनेगा, लेवल कैसा भी हो सिलेक्शन तो पढ़ने वाले का ही होगा। मैं बता देता हूं कैसे। 52,000 फॉर्म भरे हैं, 52,000 फॉर्म फिल हुए हैं सीएचओ के लिए। ये है बेरोजगारी, ये आलम है बेरोजगारी का कि सीएचओ की वैकेंसी के लिए 52,000 फॉर्म भरे गए हैं। 52,000 फॉर्म आर फिल्ड फॉर द सीएचओ एग्जाम। अब तू मुझे ये बता, सीएचओ के एग्जाम में वो कुछ भी पूछ ले, हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं ना, तब भी नहीं होगा बिना पढ़े तो, क्योंकि दुनिया में सबको पता है कि हार्ट में कितने चैम्बर हैं। अब 100 के ऊपर कट ऑफ जाएगी नहीं। समझ आ रहा बच्चे, तो 100 के ऊपर तो कट ऑफ जाएगी नहीं, 100 के ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी तो बच्चे याद रखना। हाँ चल 92,000 फॉर्म भरे गए हैं। सोचो 92,000 फॉर्म भरे गए हैं और आप ये सोच रहे हो कि पेपर इजी आएगा और तुम्हारा हो जाएगा। इस गलत फहमी में मत रहना। नॉर्थ सेट का जो पढ़ रहा होगा ना उसी का सीएचओ क्लियर होगा। समझ आया, तो इस गलत फहमी में मत रहना कि तुम्हारा इजी पेपर से हो जाएगा। जिंदगी में नहीं होना, मैं लिख के दे दूं तुम्हें, इजी पेपर से तुम्हारा कभी नहीं होना। चलो, which group has the greatest potential of demonstrate regression when they are sick? रिग्रेशन समझते हैं आप, रिग्रेशन इमेच्योर बिहेवियर होता है। डिफेंस मैकेनिज्म में पढ़ा होगा आपने। इमेच्योर बिहेवियर होता है जो कोई अपनी उम्र के हिसाब से बिहेव नहीं करता तो उसे रिग्रेशन कहते हैं। मतलब ये जो रिग्रेशन है, जैसे कि बहुत गुस्सा आने पर बाल खींचना, सर पटकना, मम्मी से स्कूटर मांगा, खिलौने का नहीं दिलाया तो सर पटकना शुरू कर दिया, बर्तन फेंकने शुरू कर दिए। समझ में आ रहा है, ये क्या कहलाता है, रिग्रेशन। क्या कहलाता है ये, रिग्रेशन। समझ आ रहा है, तो रिग्रेशन एक टाइप का क्या हो गया, टेम्पर टेंट्रम। और टेम्पर टेंट्रम कौन से वाली एज के बच्चे दिखाते हैं, तो बेटा आंसर क्या जाएगा, टॉडलर। आंसर इज सी। क्या आंसर जाएगा, सी। समझ आ रहा है ना, क्योंकि टॉडलर जो है वो सबसे ज्यादा एग्रेसिव होता है, सबसे ज्यादा टेम्पर टेंट्रम दिखाता है। ऐसा नहीं है कि टेम्पर टेंट्रम कोई बीमारी है, टेम्पर टेंट्रम नॉर्मल है 3 साल तक, उसके बाद उसे बिहेवियर प्रॉब्लम कहते हैं। और टेम्पर टेंट्रम नहीं होगा ना तो इंडिपेंडेंसी नहीं आएगी, और इंडिपेंडेंसी नहीं आएगी तो ऑटोनॉमी नहीं आएगी, और ऑटोनॉमी नहीं आई तो फिर ऑटोनॉमी वर्सेस क्या, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड गिल्ट नहीं आएगा। समझ आ रहा है बच्चे, तो उसका ख्याल रखिएगा कि टॉडलर इसका आंसर है। सबसे ज्यादा रिग्रेशन कौन दिखाता है, टॉडलर। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रहा, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रहा, फटाफट क्वेश्चन को देखें। एवरेज वेट ऑफ नॉर्मल न्यूबॉर्न एट बर्थ। इंडिया में एवरेज बर्थ वेट कितना है, रेंज ऑप्शन के हिसाब से देखें बेटा, ऑप्शन के हिसाब से आंसर बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। 2.5 से 3.5 केजी इज द राइट आंसर। ये सबका ही सही होगा, बड़ा अच्छा लगा होगा आपको सही करके क्वेश्चन को। तो इसमें आंसर क्या, 2.5 से 3.5। क्योंकि ऐसे मानते हैं कि लेस देन 2.5 केजी को लो बर्थ वेट कहते हैं। क्या कहते हैं, लो बर्थ वेट। लेस देन 1.5 केजी को वेरी लो बर्थ वेट कहते हैं, और लेस देन 1 केजी को एक्सट्रीम लो बर्थ वेट कहते हैं। तो याद रखिएगा, लो वेट लो बर्थ वेट कहते हैं। तो ये एक्सट्रीम लो बर्थ वेट और वेरी लो बर्थ वेट और लो बर्थ वेट क्या कहलाता है बच्चे, दैट इज द आंसर। पूछा है कि नॉर्मल कितना है, तो नॉर्मल तो मैंने बता दिया 2.5 से लेकर कितना होगा, 2.5 से लेकर कितना होगा बच्चे, 3.5। और ये मैंने बता दिया लो बर्थ वेट, वेरी लो बर्थ वेट और एक्सट्रीम लो बर्थ वेट क्या क्या होते हैं। क्लियर है बच्चे, बहुत बढ़िया। रिजल्ट कब आएगा, तो मुकेश कुमार तू देख क्या रहा है, रिजल्ट देख रहा है अभी, रात तक रुक रहा है, तेरा रिजल्ट तेरे सामने आ जाएगा आज का। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रहा, फटाफट क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रहा, तीन 3.5 पर एलएसी एक साल के बच्चे की एवरेज लेंथ इंक्रीज्ड बाय कितना परसेंट, 50%, 5 सेंटीमीटर होती है, वो 50 सेंटीमीटर होती है। और एट 1 ईयर, एक साल पर बच्चे की जो लेंथ होती है वो 75 सेंटीमीटर होती है। वो पूछे कितना परसेंट बढ़ गई, तो इट इज इंक्रीज्ड बाय कितना परसेंट, 50%। कितना बढ़ गई, 50% बढ़ गई है। लेंथ की बात कर रहा है तो किसका यूज करते हैं, इन्फेंटोमीटर का यूज किया जाता है लेंथ को लेने के लिए। और लेंथ डबल कब होती है बच्चे, आंसर याद रखना, 4 ईयर पे बच्चे की लेंथ क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। समझ आया बच्चे, तो ये जितना लेंथ के बारे में इसमें से क्वेश्चन बनते थे वो मैंने आपको बता दिए। जन्म के समय कितनी बताई बेटा मैंने, 48 to 50 सेंटीमीटर। एक साल पर 75 सेंटीमीटर, तो एक साल पर कितना बढ़ गया है, 50%। डबल कब होती है, 4 साल पे। और किससे मेजर करते हैं, इन्फेंटोमीटर से। तो आंसर है 75 सेंटीमीटर। क्या आंसर है, 75 सेंटीमीटर। क्लियर बच्चे, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है कि आपको हर चीज के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो। दिलकुश चौधरी, स्टेडोमीटर एक साल के बाद नहीं लेते, 2 साल के बाद लेते हैं बच्चे। 12 साल पे ट्रिपल नहीं होती, 13 साल पे ट्रिपल होती है। डाटा सही रखोगे। एवरेज मिड आर्म सर्कमफ्रेंस ऑफ नॉर्मल चाइल्ड ऑफ एज 4 ईयर। 4 साल के बच्चे का एवरेज मिड आर्म सर्कमफ्रेंस कितना होता है, याद है आपको, मैंने बताया था, याद करो, मैंने आपको साक्र टेप के बारे में बता के रखा हुआ है। साक्र टेप क्या नापता है, आंसर है मिड आर्म सर्कमफ्रेंस को नापता है। समझ आ रहा है बच्चे, और उसमें मैंने आपको कहा था कि कितना, कि लेस देन 11.5 सेंटीमीटर, तो ये क्या कहलाएगा, सीवियर। क्या कहलाएगा, सीवियर माल न्यूट्रिशन। फिर मैंने कहा था 11.6 से 12.4 सेंटीमीटर, तो ये क्या कहलाएगा, मॉडरेट। क्या कहलाएगा, मॉडरेट।
समझ आ रहा बच्चे? फिर मैंने कहा था 12.5 से 13.4 वाला क्या कहलाएगा? बॉर्डर लाइन। क्या कहलाएगा? बॉर्डर लाइन। और मोर देन 13.5 से ज्यादा क्या कहलाएगा? नॉर्मल। तो इसमें 13.5 सेंटीमीटर से ज्यादा होना चाहिए। किसका? 1 से लेके 5 साल के बच्चे का मिड आर्म सर्कमफ्रेंस सेम होता है। 1 से लेके 5 साल के बच्चे का मिड आर्म सर्कमफ्रेंस सेम होता है। आंसर इज सी। आंसर इज सी। समझ आया बच्चे? मास्टरमाइंड म्यूजिक बेटा अभी पढ़ ले, YouTube पे डाल देना, बस तुम पहले डलवाई लो, पढ़ तो लिए, यहां डाल दो, वहां डाल दो, सारे दिन एक ही काम है, तुम्हें डाल दो बस। जो चल रहा है ना वो नहीं लेना है तुम्हें। सर 12 नॉर्मल होता है तो लिख ले, 12 नॉर्मल होता है तो शिवराज चौधरी 1 से लेके 5 साल का मिड आर्म सर्कमफ्रेंस सेम होता है। एक बात याद रखना, मिड आर्म सर्कमफ्रेंस सेम है। मिड आर्म सर्कमफ्रेंस सेम होता है 1 से लेके 5 साल का। आप इसे ये लिख सकते हो कि मिड आर्म सर्कमफ्रेंस इज इंडिपेंडेंट क्राइटेरिया। एज इंडिपेंडेंट क्राइटेरिया, यानी एज पे डिपेंड नहीं करता। कौन? मिड आर्म सर्कमफ्रेंस एज पे डिपेंड नहीं करता है। समझ आया बच्चे? समझा बच्चे? तो एज पे डिपेंड नहीं करता है। कौन? मिड आर्म सर्कमफ्रेंस। के लिए बच्चे बहुत बढ़िया। तो ये चीजें याद रखना कि ये 1 से लेके 5 साल तक सेम रहता है, और जो मैंने लिख दिया तो आपको इसका आंसर मिल गया होगा कि कितने कितनी होते हैं मिड आर्म सर्कमफ्रेंस। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा, फटाफट क्वेश्चन को पढ़े। नैना बिस्नो इधर कितने बताए हो? नहीं तभी आता हूं जब एग्जाम एमसीक्यू कराने आता हूं ना बच्चे। पढ़ेगी फिर। हार्मोन है जो मिल्क के इजेक्शन में, इजैकुलेशन नहीं है, गलत पढ़ लो। इजेक्शन है, इजेक्शन डिफरेंट है, इजैकुलेशन डिफरेंट है। तो ये क्या है? इजेक्शन है, इजेक्शन भी नहीं है। ये सही स्पेलिंग पढ़ो भाई। इजेक्शन, मिल्क का इजेक्शन जो है वो कौन करवाता है? तो मिल्क के जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है इसके लिए 2 हार्मोन बहुत जरूरी है। ब्रेस्ट फीडिंग के लिए 2 हार्मोन बहुत जरूरी है बच्चे, और वो कौन कौन से हैं? एक है प्रोलैक्टिन, एक है प्रोलैक्टिन और एक है ऑक्सीटोसिन। एक कौन सा है? प्रोलैक्टिन और एक है ऑक्सीटोसिन। ठीक है बच्चे? वो ये पूछे विच हार्मोन इज नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के लिए कौन सा जरूरी है? आंसर है प्रोलैक्टिन। और वो पूछे इजेक्शन के लिए कौन सा जरूरी है? तो आंसर है ऑक्सीटोसिन। अगर वो ये पूछे कौन सा सीक्रेशन के लिए जरूरी है, तो आंसर क्या जाएगा? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन प्रोडक्शन और सीक्रेशन दोनों के लिए जरूरी है, और ऑक्सीटोसिन इजेक्शन के लिए जरूरी है। समझ आया बच्चे? बिल्कुल अनिल पंत सही कहा तूने, ये क्वेश्चन भी मिल जाएगा तुझे भी। ठीक है? तो आंसर क्या जाएगा बेटा? ऑक्सीटोसिन, मिल्क इजेक्शन अकर ड्यू टू हार्मोन। अब ऐसा पेपर तो आएगा ना सीएचओ में, तो अब क्या पूछेगा कि ब्रेस्ट कहां होते हैं? अब इससे क्या बनेगा? इससे यही बनेगा ब्रेस्ट कहां पाए जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर जरूर करना, जिससे कि सारे बच्चे, मैंने कहा था महाकुंभ में पूरी रात चलेगा, ये मान के चलो। आप बस बैठे रहो, नेट खत्म नहीं होना चाहिए। नेट को अगर खत्म हो रहा है तो आप रिचार्ज कर लीजिए, 25 रुपए अफोर्ड कर सकते हो कंगाली में। नहीं समझा बच्चे? बिल्कुल एक्सीलेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला, मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स इज आल्सो नोन एज, मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स इज आल्सो नोन एज, मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स को और किस नाम से जानते हैं बच्चे? वो पूछ रहा है वो। मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स इज आल्सो नोन एज लेट डाउन रिफ्लेक्स कहते हैं, मोरो रिफ्लेक्स कहते हैं, ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स कहते हैं, या बोथ ए और बी सी दोनों ही कहते हैं। क्लियर बच्चे? तो आंसर बहुत अच्छे से पता है। लेट डाउन तो कहते हैं, तो पता है आपको लेट डाउन, और लेट डाउन का मतलब ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स है। कौन करवा रहा है लेट डाउन? लेट डाउन रिफ्लेक्स इज कॉज्ड बाय ऑक्सीटोसिन, और ऑक्सीटोसिन और लेट डाउन एक ही चीज होता है, तो फिर इसका मतलब क्या जाएगा? बोथ ए एंड सी। तो आंसर बेटा क्या गया? ए एंड सी। आई होप आपको इतना समझ में आ गया बच्चे, बहुत बढ़िया। तो आंसर क्लियर हुआ आप लोगों का? होना ही था, बहुत बढ़िया। आंसर डी सही है। चलो आगे चलें फिर फटाफट। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। हाँ मैंने कहा रिचार्ज करा लेना, किसी से भी कराओ जाए, वैसे कोई करेगा नहीं तुम्हारा, पर फिर भी ट्राई कर सकते हो ना, प्रयास करो, क्या पता कोई कर दे। अगला क्वेश्चन बच्चे, द मिल्क इज सीक्रेटेड ड्यूरिंग फर्स्ट वीक ऑफ डिलीवरी इज कॉल्ड। तो मिल्क बाहर आता है, उस मिल्क को क्या कहा जाता है बच्चे? आंसर है, ऐसे ही क्वेश्चन दे दो तो ऐसे आते हैं क्या? तो बीच का कौन सा क्वेश्चन से तो खुश होगा भाई, भटकती आत्मा। तुम्हारा बहुत बुरा हाल है बे, हर क्वेश्चन को सच निकाल देखते हो। ऐसा तो नहीं आएगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं आएगा, ऐसा ही आएगा क्या? जो आएगा वो टिक कर देना ना। द मिल्क इज सीक्रेट, तुम में से भी आधे गलत दे रहे हैं इस क्वेश्चन का, पता है तुम्हें आंसर? तुम कोई बहुत बड़े तुरंत नहीं हो, तो तुम्हें लग रहा है ये तो मैं कर दूंगा, तू इसको भी गलत करेगा, तो दिमाग लगाएगा 7 दिन की कह रहा है, और 7 दिन में तो कोलेस्ट्रॉल नहीं आता है, तो 7 दिन में तो अलग दूध आता है, उसे कोलेस्ट्रॉल नहीं कहते हैं, तो इसका आंसर कोलेस्ट्रॉल तो नहीं कहेंगे। कोलेस्ट्रॉल तो 2 से 3 दिन आता है, तो 2 से 3 दिन को पहला वीक नहीं मान सकते हैं, इसके बाद तो ट्रांजिट मिल्क आता है। ऐसे खुरापाती होंगे तुम में से कई सारे, क्योंकि इसका आंसर तुम जो सोच रहे हो वैसा नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तो तुम जो सोच रहे हो कितना भी सोच लो। अब ये जो फर्स्ट वीक है ना, इसको कई लोग क्रांतिकारी सोचेंगे, मैं कहता हूं, उन्हें लगेगा नहीं नहीं फर्स्ट वीक में तो गलत लिख दिया है, कोलेस्ट्रॉल तो 2 से 3 दिन आता है, तो 2 से 3 दिन का फर्स्ट वीक में नहीं आते हैं, 2 से 3 दिन क्या फर्स्ट वीक के अंदर नहीं आते हैं, तो लास्ट वीक के अंदर आते हैं 2 से 3 दिन। आंसर क्या जाएगा? कोलेस्ट्रॉल। क्या जाएगा? कोलेस्ट्रॉल जाएगा। समझ आ रहा है ना? तो अभी कोलेस्ट्रॉल जो जाएगा वो कोलेस्ट्रॉल को कहते हैं लिक्विड गोल्ड। क्या कहते हैं? लिक्विड गोल्ड कहते हैं इसको। ये सोना है पिघला हुआ, काहे? क्योंकि ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, यानी इसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं, इसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है बच्चे के लिए। बच्चे के लिए तो सोना है, अमृत मान लो।
तो ये 2 से 3 दिन आता है, इसकी कंसिस्टेंसी क्या होती है, थिक होती है, इसका कलर क्या होता है, येलो होता है, और इसका अमाउंट क्या होता है, लेस होता है। ये बनता कम है, सोना कम ही होता है, चांदी लोहा ज्यादा होते हैं। तो ये याद रखना कि सोना है तो कम ही होगा, और कम कितना होगा, बहुत ज्यादा कम होगा कंपेयर टू मैच्योर मिल्क के। तो ये थिक होता है, येलो होता है, अमाउंट इसका बहुत कम होता है, ठीक है बच्चे। और ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? इम्यूनिटी। आपने कहा कैसे प्रोवाइड करता है? कि इसके अंदर ही होता है IgA, इसी के अंदर होता है विटामिन ए। तो बच्चे याद रखना कि जो कोलेस्ट्रॉल का पीलापन है, उस पीलेपन का कॉज विटामिन ए होता है। उस पीलेपन का कॉज क्या होता है? विटामिन ए होता है, ठीक है। इसका अमाउंट कम होगा और इसका कलर कैसा होगा? येलो। समझ आया बच्चे? तो इन दिस कंडीशन अमाउंट क्या है? कम है। सर रियल में ऑफलाइन पढ़ाओ और आपका सेंटर में जगह कम पड़ जाएगी सीएचओ। बेटा पैसा नहीं कमाना, सीएचओ तो मुझे फ्री पढ़ाना है। मुझे पता है कि मैं सीएचओ ऑफलाइन पढ़ाता तो मेरे पास जगह नहीं होती, मुझे ग्राउंड में है ना तंबू लगाना पड़ता पढ़ाने के लिए, बट फिर भी मैं खुश हूं सीएचओ आप लोगों को देकर। आप लोग खुश हो सीएचओ पढ़ने से, बड़ा बढ़िया है। तो अमाउंट कम हो गया, ठीक। अब इसके अंदर क्या क्या होता है? आईजी होता है, विटामिन होता है, लैक्टोफेरिन पाया जाता है। याद रखिएगा क्या पाया जाता है? लैक्टोफेरिन पाया जाता है, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर पाया जाता है। किसके अंदर? कोलेस्ट्रॉल के अंदर। ये सारी चीजें पाई जाती हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है, और बहुत बढ़िया इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो ये एक तरीके से सोना ही है जो पहले 2 से 3 दिन आ रहा है। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। समझ गए ना बच्चे? चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। सर ऐप का पीसी वर्जन कब स्टार्ट होगा? वेटिंग सो मच। इतनी वेटिंग मत करे, मैं खुदा के बढ़ा दूंगा तेरे घर। पीसी से तो मैं सामने बैठा ली, मुझे नहीं पढ़ा दूंगा तेरे को। क्या करेगा पीसी का? विच इज नॉट द की साइन ऑफ गुड अटैचमेंट ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। ये तो मैं चिल्ला चिल्ला के बताता हूं आपको। ये तो मैं आपको हर क्लास में चिल्ला चिल्ला के कहता हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत पूछते हैं इस क्वेश्चन को। और वो ये पूछता है कि कौन सा साइन नहीं है गुड अटैचमेंट का। तो ये तो आपको अब तक किस पे याद हो जाना चाहिए था बच्चे। देखो ये जो ब्रेस्ट फीडिंग है इसका गुड अटैचमेंट याद रखना। ब्रेस्ट फीडिंग का मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट कौन सा होता है? आंसर है अटैचमेंट, या जिसे कहते हैं लैचमेंट। अटैचमेंट या लैचमेंट कहते हैं, ठीक है बच्चे। और इसके साइन होते हैं अटैचमेंट के, और साइन होते हैं 4, ठीक है बच्चे। अब मैं बता रहा हूं कौन सा साइन आपको ये लगेगा कि देखो एक बार इस डायग्राम को देख लो जी भर के। तो एक तरफ है गुड अटैचमेंट और एक तरफ है पुअर अटैचमेंट। गुड अटैचमेंट में क्या है? ये जो बच्चे का मुंह है ज्यादा खुला हुआ है, तो बच्चे का मुंह जो है वो वाइड ओपन है। इसके अंदर करेक्ट अटैचमेंट के अंदर बच्चे का मुंह ज्यादा खुला होता है। समझ आ रहा है? बच्चे का मुंह ज्यादा खुला रहता है किसके अंदर? जब बच्चे का करेक्ट अटैचमेंट होता है। दूसरा, बच्चे की जो चिन है वो टच होती है किससे? ब्रेस्ट से। तो बच्चे की चिन है ना टच करेगी, किसको टच करेगी? ब्रेस्ट को टच करेगी। तो एक ये हो गया। समझ आ रहा है बच्चे? ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद मुझे एरियोला ऊपर दिखता है, नीचे का एरियोला नहीं दिखता। नीचे का एरियोला नहीं दिखाई देता, ऊपर का एरियोला दिखाई देता है। और देखो इसमें ये भी दिख रहा है, इसमें ये भी दिख रहा है, चिन भी टच नहीं है और मुंह भी छोटा खुला हुआ है। तो ये कौन सा है? इनकरेक्ट। समझ आया बच्चे? और जो नीचे का होठ है वो बाहर निकला होता है, तो उसे इवर्टेड कहते हैं। क्या कहते हैं? इवर्टेड। इवर्टेड है तो गुड अटैचमेंट है, इन्वर्टेड है तो पुअर अटैचमेंट है। तो इन्वर्टेड नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? इवर्टेड होना चाहिए। होठ बाहर निकला होना चाहिए। इसका होठ जो है वो अंदर की तरफ है, देखो इसका होठ बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है, ये होता है इवर्टेड, जो बाहर की तरफ मुड़ रहा है। और ये अंदर की तरफ मुड़ रहा है वो क्या होता है? इन्वर्टेड। तो इन्वर्टेड नहीं होना चाहिए, इवर्टेड होना चाहिए। सर एरियोला तो डार्क पिगमेंट होती है ना, ये तो पिंक है। हाँ बहुत बढ़िया, क्या बहुत 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 बढ़िया। मतलब उम्मीद मुझे तो यही थी। कोई बात नहीं, अब इस पे ध्यान दे ले, तेरा मैं समाधान निकालूंगा समस्या का। कोई बात नहीं, ये ले, तू खुश रहे। ये ले, अब ठीक है, तेरी आत्मा को शांति मिली। अब काला कर दिया, ठीक है। चलो तो अब वापस से आते हैं क्वेश्चन पे। मोर एरियोला विजिबल एबव, क्या ये सही है? क्या ये सही है? हाँ ये सही है। तो ये तो अटैचमेंट है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। बेबी माउथ इज वाइड ओपन, ये भी सही है, ये भी आंसर नहीं होगा। इसके बाद बेबी चिन टच टू ब्रेस्ट, ये भी सही है, इसका आंसर भी नहीं होगा। समझ आ रहा है? अब बेबी लोअर लिप टर्न इनवर्ड, इनवर्ड नहीं होना चाहिए, आउटवर्ड होना चाहिए। नहीं तो आंसर क्या जाएगा? डी। आंसर क्या जाएगा? डी। समझ आ रहा है बच्चे? तो आंसर क्या जाएगा? डी। याद रहेगा ना? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रहा, फटाफट क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन को आंसर करें फटाफट। केएमसी कैन बी प्रोवाइड इन फॉलोइंग सिनेरियो एक्सेप्ट। कौन सी कंडीशन में केएमसी नहीं देते या नहीं देनी चाहिए? मना कर दें कि इस कंडीशन में रहने दीजिए आप। बेबी ऑन ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब दे सकते हो, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बेबी रिसीविंग आईवी फ्लूइड में भी दे सकते हो। बेबी ऑन वेंटिलेटर, बच्चा वेंटिलेटर पे और तुम खींच के लिए आए वेंटिलेटर से, क्या रुको क्या केवल केएमसी देंगे? केएमसी देंगे, वेंटिलेटर पे चढ़ाकर मारोगे बच्चे को। नहीं बोला सर ने कहा था केएमसी बड़ा बढ़िया है, तो केएमसी बढ़िया है पर वेंटिलेटर जैसा थोड़ी है ये। तो वेंटिलेटर से खींच कर केएमसी मत करा देना। समझ आ रहे हो क्या? और अभी तक जिन्होंने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा, वेट कर रहे हो एग्जाम में फेल होने का, उसके बाद करोगे अगले साल, अगले साल कर लेना। इसमें क्या है? लाइक शेयर सब्सक्राइब तो है, ये नेक्स्ट कर लेंगे आप और हमारा तो बॉन्ड बना रहेगा सालों साल तक। तो वेंटिलेटर से नहीं खींचेंगे। बेबी रिसीविंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन चल रही है तो भी, पर वेंटिलेटर वाला आंसर सही नहीं है। वेंटिलेटर से खींचकर हम इसे केएमसी नहीं देंगे। समझ आई मेरी बात? चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। सुमित डागोर, दूसरे मिल्क के बारे में बता दो सर, कौन सा दूध? दूधिया वाला, उस समय आता 7 बजे मेरे यहाँ। और कौन सा दूध पूछ रहा भाई?